तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 जो था 2024 का, उससे एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 194 टी, जिसकी वजह से पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाती है फर्म से, उसके ऊपर अब टीडीएस 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो गया है। इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो पार्टनर्स को दी जाने वाली पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटने की बात करता है। तो अब ये नई चीज़ है जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुई है। अब इसके क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, वो हम लोग एक बार आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो पहले प्रोविजन की बात करते हैं। तो प्रोविजन में क्या है, 2 सबसेक्शंस है। पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है विच इज़ इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इन द नेचर ऑफ। तो आपने नॉमेनक्लेचर क्या यूज़ किया है बुक्स में, इट वोंट मैटर। बट अगर वो इस नेचर की है, इन पेमेंट्स की नेचर की, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपको उस पर 10% टीडीएस फर्म को डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर सेकंड सबसेक्शन ये बोलता है कि अगर 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं हो रही है साल भर में, तो एग्रीगेट में, तो आपको उसके ऊपर टीडीएस नहीं काट। 194 टी में अब आपको टीडीएस जो काटना है वो आप रेजिडेंट हो पार्टनर या नॉन रेजिडेंट हो, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, सबके ऊपर वो एप्लीकेबल है। प्लस इसमें ये है कि अगर मान लीजिए नॉन वर्किंग पार्टनर है तो वो 40B में डिसअलाउ हो जाएगा, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पे लेकिन मेरे ओपिनियन में इंटेंशन ये है गवर्नमेंट की कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो और टैक्स लेंस में कवर हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप जैसे 20,000 के ऊपर आपका टीडीएस लग रहा है, तो वो पार्टनर्स जो अदरवाइज अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते थे और अपनी ओवरऑल इनकम शो नहीं करते थे, फर्म में से रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट इतना नहीं मिल रहा था कि वो लिमिट के ऊपर जाए, तो टैक्सेबल इनकम नहीं है। बट देयर में बी केसेस जहाँ पे उनकी अदर इनकम जो है वो अनरिपोर्टेड जा रही हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि टीडीएस कटेगा तो उनको रिफंड क्लेम करना होगा, या 26 एज में शो कर रहा है तो रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। उस केस में उनको अपनी अदर इनकम भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स देयर कैन बी केसेस जहाँ पे एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को वो मिल सकता है। इस सेक्शन के इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या पोजीशन थी, इसको हम पार्ट्स में देख लेते हैं। तो पहले अगर बात करें सैलरी, बोनस या रेम्युनरेशन की, तो सेक्शन 15 कवर करता है सैलरी को। बट उसके एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो पार्टनर को पेमेंट होती है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15। यानी कि सैलरी हेड में वो कवर नहीं होगा। और अकॉर्डिंगली 192 में जहाँ सैलरी पे टीडीएस करता है, वहाँ पे भी ये चीज़ कवर नहीं होगी। होती थी कि पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया उस पे टीडीएस कटे, क्योंकि वो सैलरी हेड में ही अगर नहीं कवर होता तो उसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा 192 पर। अब इंटरेस्ट पे टीडीएस की बात करें तो पहले सेक्शन 194A(3)(4) में क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट पे होता है तो उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया हुआ है टीडीएस लायबिलिटी से। अब लेकिन 194H जहाँ पे कमीशन है वहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है पार्टनर्स को। अब इसकी वजह से काफ़ी लिटिगेशन हुआ है इसमें, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने 194H अप्लाई करने का ट्राई किया है पार्टनर कमीशंस के ऊपर भी। बट मल्टीपल कोर्ट रूलिंग्स में ये डिसीजन आए हैं कि पार्टनर्स के ऊपर कमीशन के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। वाई? मेजरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कि फर्म और पार्टनर जो है वो दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, और जो भी पेमेंट्स आप करते हो पार्टनर्स को, दे आर कवर्ड बाय सेक्शन 40B, और उस पर जनरल टीडीएस प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं। कुछ रिलेवेंट केसेस देख लेते हैं इसमें। जैसे आईटीआईटी बैंगलोर का केस है, अनिल हार्डवेयर स्टोर के केस में। यहाँ पे 194H के लिए बोला गया है कि कमीशन जो है
इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194H क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। सिमिलरली भाग्यलक्ष्मी वर्सेस सीआईटी का केस है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ बोली कि फर्म और पार्टनर्स जो है दे आर द सेम एंटिटी फॉर इंटरनल ट्रांजैक्शंस, और जो भी पेमेंट होती है पार्टनर्स को दे आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस बट ओनली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और आर एन चिदम्बरम पिल्लई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी और फॉर रेम्यूनरेशन एंड कमीशन पेमेंट्स जो कि इंटरनल पेमेंट्स होते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन। सिमिलर लाइंस पे आईटीआई चंडीगढ़ का भी जजमेंट है आसाम टी हाउस के केस में, जहाँ पे वही चीज़ वापस कही गई है कि काफ़ी सारे कोर्ट्स में इंक्लूडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फर्म इज ओनली अ यूनिट ऑफ असेसमेंट एंड नॉट अ लीगल पर्सन। तो फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो नहीं सकता, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर नहीं है तो 194H के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट मीन्स सीडीएस की लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। अब डिसअलाउंस की बात करें ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि डिसअलाउंस जो है वो सेक्शन 40A में होती है, विच इज़ 30% ऑफ द एक्सपेंस। ओके, अब 40A जो है वो कवर करता है सेक्शन 30 से लेके 38 तक। तो यानी अगर कोई एक्सपेंस सेक्शन 30 से 38 में अदरवाइज अलाउड बट उस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, तो उस केस में सेक्शन 40A में 30% वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, तो अब पार्टनर रेम्यूनरेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर मान लीजिए नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया है तो वो तो सेक्शन 40B में ही डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि 40B में नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन डिसअलाउड है क्लियरली। तो उसका बिकॉज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस उसके डिसअलाउंस की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 40B उसको कवर कर लेगा। अब वर्किंग पार्टनर्स की अगर बात करें तो वर्किंग पार्टनर्स का भी रेम्यूनरेशन जो है वो 30 से 38 में अलाउ नहीं होता है, तो 40A में उसके भी डिसअलाउ होने का क्वेश्चन नहीं आता। वो भी 40B5 की लिमिट्स के हिसाब से ही अलाउड है, और अगर डिस भी होगा तो 40B के हिसाब से ही होगा। तो एक व्यू ये आ रहा है यहाँ पे निकल के कि सेक्शन 194T की वजह से डिसअलाउंस जो है एक्सपेंस की इस केस में पार्टनर पेमेंट्स की वो नहीं होगी, क्योंकि वो सेक्शन 30 से 38 में कवर होता है डिसअलाउंस, और उसमें पार्टनर पेमेंट्स नहीं होते। अब इंटरेस्ट डिसअलाउंस की बात करें तो जो भाग्यलक्ष्मी का केस देखा था हमने प्रीवियस स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी इंटरेस्ट के बारे में बोला गया कि इंटरेस्ट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसको आप बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 36(1)(3) में। तो अगेन अगर इंटरेस्ट की डिसअलाउंस होगी भी तो वो सेक्शन 40B के हिसाब से होगी। 40B जो है वो दो कंडीशंस ले डाउन करता है। पहला, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब वो पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज्ड हो, और दूसरा, इंटरेस्ट की जो रेट है दैट शुड नॉट एक्सीड 12% पर annum। तो अगेन वो व्यू वापस निकल के आ रहा है कि 40A जो है वो उसमें डिसअलाउंस जो है वो कवर नहीं होगी पार्टनर्स को जो पेमेंट हो रही है उसके टीडीएस नहीं कटने की वजह से। अब इस सेक्शन की कंप्लायंस में कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टनर ने विड्रॉ किया कैपिटल अकाउंट से और उस पर टीडीएस काट दिया, बट ईयर एंड पे हमने देखा कि इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट का अमाउंट उतना दिया जा सके जितना वो विड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वो मिसमैच हो जाता है पार्टनर की 26 ईयर्स में, और क्योंकि इनकम तो है ही नहीं उतनी जिस पे टीडीएस कटा हुआ है, बट उसका टीडीएस वहाँ पे शो हो रहा है, तो फिर वो आपको टीडीएस रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा एक हैसल हो जाएगा। दूसरा, अब मान लीजिए कि आपने सोचा कि साल के एंड में हम पूरा टीडीएस काटेंगे और आपने स्टार्टिंग से नहीं काटा, तो उस केस में फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी आ जाएगी लेट डिडक्शन पे और लेट पेमेंट। ये प्रैक्टिकल इश्यूज है जिसका ध्यान रखते हुए हमको कंप्लायंस करनी है।
आपके जो भी व्यूज़ हो regarding the points I have covered in the presentation, please do let me know in the comment section below. Thank you.